होम्योपैथी। जय हनीमैन। हम ऑर्गेनन के व्याख्यान की ओर बढ़ते हुए केस रिसीविंग हमने सीख लिया है। हमने अपना जो अनुभव था केस रिसीविंग के बारे में वो भी आप लोगों तक पहुंचा दिया है। अब काम शुरू होता है आप लोगों का। ज़्यादा से ज़्यादा केस रिसीव कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा केस लीजिए, उसमें कॉमन अनकॉमन कीजिए और टोटालिटी ऑफ सिम्टम बनाइए। जी हाँ, और अब आपको होगा कि ये साला टोटालिटी ऑफ सिम्टम क्या होता है। हमने एपोरिज्म 6 के अंदर एपोरिज्म 6 का जो लास्ट वर्ड है पोर्ट्रेट ऑफ द डिसीज, पोर्ट्रेट ऑफ द डिसीज का मतलब होता है टोटालिटी ऑफ द सिम्टम। और किसे टोटालिटी ऑफ सिम्टम कहते हैं, क्यों टोटालिटी ऑफ सिम्टम बनाना चाहिए, हनीमैन ने क्यों बार बार टोटालिटी ऑफ सिम्टम और सिम्टम इनके ऊपर ही ज्यादा भार दिया है। तो इन सब की चर्चा हम आज करेंगे। चर्चा है एपोरिज्म नंबर 7 की। क्या कहते हैं हनीमैन एपोरिज्म नंबर 7 के। आप सभी लोगों का इतना प्यार और स्नेह मिल रहा है और आप में से ही एक व्यक्ति ने ये गिफ्ट किया है गुरुकुल को। आप सब भी इसके ऊपर विजिट कर सकते हैं homeopathicgurukul.com। इसके सिवा आपको कोई भी सजेशन हो इसके बारे में तो आप अपने संयोजक को बता सकते हैं, तो हम वो सजेशन दाखिल करेंगे। फिर से एक बार, बहुत दिनों से हम ऑर्गेनन के व्याख्यान नहीं कर रहे थे तो शायद हम भूल गए होंगे कि ऑर्गेनन का मतलब क्या होता है। तो उसके लिए हमने पहला पूरा व्याख्यान लिया है ओडे सपेरे और ऑर्गेनन के ऊपर। शायद 40-50 मिनट का व्याख्यान था, वो देख लीजिएगा। फिर भी हम आपको बता देते हैं, एन इंस्ट्रूमेंट और थॉट, स्पेशल मीन्स ऑफ रीजनिंग और अ सिस्टम ऑफ लॉजिक। एक टूल है हमारे लिए ऑर्गेनन, एक शस्त्र है, तो उसी को ऑर्गेनन कहा जाता है। और ये हमारा शस्त्र किसके लिए है, ऑर्गेनन हमें कहाँ पे काम आएगा। ऑर्गेनन का मतलब होता है एक शस्त्र, लेकिन किसके लिए एक शस्त्र है। तलवार भी एक शस्त्र है, लेकिन किसके लिए है, युद्ध करने के लिए ना। तो ऑर्गेनन शस्त्र किसके लिए है, देखते हैं। हमारे गोल के लिए, हमारे मिशन के लिए। और क्या है हमारा मिशन, The physician's high and only mission is to restore the sick to health to cure as it is termed। पूरा एक व्याख्यान है एपोरिज्म नंबर 1 के ऊपर। फिर भी हम आपको यहाँ पे लेके इसीलिए आए हैं कि आगे एपोरिज्म 7 के अंदर फिजिशियन आएगा, मिशन आएगा, टोटालिटी आएगा, तो वो सब आप अच्छे से समझ पाएं। बहुत टाइम नहीं लेंगे एपोरिज्म 1 का, सिर्फ आपको बता देते हैं कि ऑर्गेनन हमारा एक साधन है, एक शस्त्र है। किसके लिए शस्त्र है, रिस्टोर द सिक टू हेल्थ टू क्योर। ये करने के लिए हम जिस शस्त्र का प्रयोग करेंगे उस शस्त्र का नाम है ऑर्गेनन ऑफ द मेडिसिन। क्लियर। फिजिशियन का मतलब क्या है, अ पर्सन क्वालिफाइड टू प्रैक्टिस मेडिसिन, स्पेशली वन हु स्पेशलाइज इन डायग्नोसिस एंड मेडिकल ट्रीटमेंट एज अ डिस्टिंक्ट फ्रॉम सर्जरी, और अ पर्सन हु क्योर्स मोरल और स्पिरिचुअल इल्स, अ हीलर। सो हम जो ये लास्ट वर्ड है ना, उसको फिजिशियन का मतलब मानते हैं, अ हीलर, जो कुदरत को जानता है। फिजिक का मतलब होता है नेचर, जो नेचर को जानता है, जो नेचर के साथ रहता है और जो नेचर के लॉ को फॉलो करता है, वही फिजिशियन है। फिजिशियन इज अ फ्रेंड, फिलोसोफर एंड द गाइड टू द सोसाइटी एंड मिशन, अ इंपॉर्टेंट ऑफिशियल जॉब दैट समबडी इज सेंट समवेयर टू डू। जहां पे किसी को कुछ स्पेसिफिक जॉब के ऊपर भेजा जाता है उसी को मिशन कहा जाता है। सैनिकों को भेजा जाता है ना कि आपके लिए ये मिशन है, और मिशन में वो क्या करते हैं, मेरी जान ही भले चली जाए लेकिन ये मिशन तो फुलफिल होना ही चाहिए। संतों को भी मिशन के ऊपर भेजा जाता है, उनका मिशन होता है अपने संप्रदाय का प्रचार करना, लोगों को सत्य का मार्ग दिखाना। उसी तरीके से फिजिशियन को भी मिशन के ऊपर भेजा गया है। कौन से मिशन के ऊपर, टू रिस्टोर हेल्थ, रिस्टोर द हेल्थ। तो इस मिशन के लिए जो भी करना पड़े वो करो। एन इंपॉर्टेंट ऑफिशियल जॉब ऑफ फिजिशियन, जहां पे इस अर्थ के ऊपर, इस धरती के ऊपर फिजिशियन को भेजा गया है। और इसको शॉर्ट में हम कह देते हैं, हमारी भाषा में है, हम कहें भारत की भाषा में कहें तो फिजिशियन का एकमात्र कर्तव्य है। कर्तव्य का मतलब क्या होता है, जहां पे कुछ एक्सपेक्ट नहीं किया जाता। मेरा कर्तव्य है, क्या है फिजिशियन का कर्तव्य, रिस्टोर द हेल्थ।
हेल्थ को रिस्टोर करने के लिए मैं कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं करूंगा, मेरी सैलरी, फंड, पैसे, नाम, साम, जो भी मिलना चाहिए वो कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं होना चाहिए कि मुझे ये मिले। विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन जो करना चाहिए उसे कहते हैं कर्तव्य, और फिजिशियन का वो मिशन। क्लियर? रिस्टोर, टू पुट समबडी और समथिंग बैक इनटू हिज, हर और इट्स फॉर्मर कंडीशन, मतलब जो जैसा पहले था वैसा हो जाना चाहिए। सिक, नॉट वेल और इल, हेल्थ, द स्टेट ऑफ बीइंग वेल एंड फ्री फ्रॉम इलनेसेस। सो हेल्थ का मतलब क्या होता है? द स्टेट ऑफ बीइंग वेल, जो पहले था। सिक का मतलब यहां पे हनीमैन ने डिसीज नहीं कहा है, सिक कहा है। सिक का मतलब होता है सिक इंडिविजुअल। यहां पे हनीमैन हमें फिर से याद दिलाते हैं कार्डिनल प्रिंसिपल के अंदर कॉन्सेप्ट ऑफ वॉलिज्म, पेशेंट एज अ होल। हमें सिर्फ उसका चमड़ी नहीं देखना है, उसका एब्डोमेन नहीं देखना है, उसका स्टमक नहीं देखना है, हमें वो सिक पर्सन देखना है। क्लियर? क्योर, टू मेक समबडी हेल्दी अगेन आफ्टर एन इलनेस, पहले जैसा था वैसा ही कर देना, मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, स्पिरिचुअली, सोशियली। और अब हम आते हैं आज का हमारा जो विषय है, एपोरिज्म नंबर 7। नाउ एज इन अ डिसीज फ्रॉम विच no manifest exciting or maintaining cause, causa occasionalis, has to be removed. Not, it is necessary to say that every intelligent physician would first remove this where it exists. The indisposition therapion generally cases spontaneously. He will remove from the room strong smelling flowers which have tendency to cause syncope and hysterical suffering. Exit from the cornea the foreign body that excites inflammation of the eye. Loose the over tight bandage on wooden limb that threatened or to causes mortification, and apply more suitable one. Lie bare and put a ligature on the wounded artery that produce fainting. Endeavors to promote the expulsion by vomiting of belladonna berries and that may have been swallowed. Exert foreign substance that may have got into the orifice of the body, the nose, ears, urethra, rectum, vagina. Crush the vesical calculus. Open the imperforatus anus of the newborn or infant, etc. मतलब क्या कहते हैं हनीमैन यहाँ पे? कहने का मतलब क्या है उनका? इंटेलिजेंट फिजिशियन क्या करता है? फर्स्ट रिमूव एक्साइटिंग और मेंटेनिंग कॉज। अब एक्साइटिंग कॉज और मेंटेनिंग कॉज का मतलब क्या है? एक्साइटिंग कॉज मतलब टू एक्साइट द कंडीशन, समथिंग, कोई सेंसिटिव है ना, जो स्मेल से सेंसिटिव है, बहुत कोई भी स्मेल आ गया बहुत तो वो फेंट हो जाएगा या तो उसे स्नीजिंग शुरू हो जाएगा, तो वो एक्साइटिंग कॉज है। दैट स्मेल इज एक्साइटिंग कॉज फॉर दैट पर्सन। तो फिजिशियन को पहले क्या करना है? उसको बोलना है कि तुम स्ट्रॉन्ग स्मेलिंग सब्सटेंस से दूर रहो। अगर उसको स्ट्रॉन्ग स्मेलिंग सब्सटेंस है, उससे फेंटिंग हो जाता है और वो हर रोज स्ट्रॉन्ग अत्तर लगा के आता है, तो हमें उसको रिमूव करना है ना। हमें मालूम करना है कि इट इज एक्साइटिंग कॉज फॉर दैट डिसीज। अगर एक मरीज है, उसके हाथ में या पैर में कांटा चुभ गया है और कांटे के कारण उसको वहां पे पस फॉर्मेशन होता है, तो कौन सा मेडिसिन देना चाहिए? यस, एग्जैक्टली ना, यू हैव टू रिमूव दैट सब्सटेंस। जो भी है वो क्या है? फॉरेन बॉडी है, और ड्यू टू दैट फॉरेन बॉडी कंटिन्यू वहां पे पस फॉर्मेशन हो रहा है। सो मेडिसिन तो हम बाद में प्रिस्क्राइब करेंगे, पहले हमें वहां से क्या करना है? उस सब्सटेंस को निकाल देना है। सो मोरलेस हम अगर कह सकें तो यहाँ पे कुछ सर्जरी का बात भी हो रहा है। अगर कहीं पे फॉरेन बॉडी है तो वो निकाल देना है। एक बच्चा है, ऐसे लिखते लिखते जो पेन आता है ना स्लेट के ऊपर लिखने वाला, वो पेन को नाक में डाल दिया है। अब कौन सा मेडिसिन देने से वो निकल जाएगा? सिलिशिया, द सर्जन्स नाइफ, वो देंगे तो वो निकल जाएगा? इज इट पॉसिबल? नहीं मालूम है, प्रश्न कीजिए।
हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हम यहां से समझ रहे हैं कि मास्टर हनीमैन हमें कह रहे हैं कि अगर किसी भी ओरिफिस के अंदर ऐसा कोई भी फॉरेन बॉडी है तो उसे रिमूव किया जाए। क्लियर? इसी तरीके से दूसरे एग्जाम्पल दिए गए हैं कि कहीं पे अगर वुंडेड लिम्ब है तो वहां पे क्या करना है। दूसरे एग्जाम्पल है वो पढ़िए, लेकिन यहां पे बात हो रही है मेंटेनिंग कॉज और एक्साइटिंग कॉज की। मेंटेनिंग कॉज मतलब क्या? टू मेंटेन द डिसीज कंडीशन, और प्रोलंगेशन ऑफ द एक्साइटिंग कॉज। एक्साइटिंग कॉज है जो प्रोलॉन्ग रहता है तो उसे मेंटेनिंग कॉज किया कहा जा सकता है, लाइक दैट। और अगर इसको हम थोड़ा ज्यादा समझने की बात करें तो मेंटेनिंग कॉज ऑन द इमोशनल प्लेन, मेंटेनिंग कॉज ऑन द मेंटल प्लेन। कोई मरीज है जिसको कंटिन्यूअस फीलिंग आती रहती है कि आई एम वर्थलेस, आई एम वर्थलेस, मैं किसी काम का ही नहीं, मेरा जीना किसी काम का ही नहीं, तो आपको क्या करना है? जिस तरीके से हमें यहाँ पे कांटा चुभा हुआ है और वो पस फॉर्मेशन कर रहा है तो हमें वो कांटा निकालना पड़ता है, उसी तरीके से इस तरह के जो परसिस्टेंट थॉट्स हैं, जो डेल्यूजन हैं, जो इमोशन हैं, वो भी मेंटेनिंग कॉज हो सकते हैं। तो वो उसके लिए हमें क्या करना है? उसके लिए हमें पैशन को रियलाइज करना है, रियलाइज करवाना है कि इज इट मेंटेनिंग कॉज और नॉट, यू आर थिंकिंग इज राइट थिंकिंग और फॉल्टी थिंकिंग। और इस तरीके से रियलाइज करवाएंगे तो धीरे 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 पेशेंट वो थॉट में से बाहर आएगा, उस स्टेट में से बाहर आएगा, और वो मेंटेनिंग कॉज रिमूव हो गया तो डिसीज का क्योर रैपिड, जेंटल एंड परमानेंट होगा। ये रिमूविंग ऑफ मेंटेनिंग कॉज किस लिए है? रैपिड, जेंटल एंड परमानेंट क्योर के लिए है। मालूम चल रहा है? इसी तरीके का कोई इमोशन है, पेशेंट है जिसको बार बार छोटी छोटी बातें हर्ट कर जाती हैं। हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप है, बहुत रिलेशनशिप इश्यू आते हैं और वाइफ को कंटिन्यू वही हस्बैंड की छोटी छोटी बातें उनको बहुत अफेक्ट कर रही हैं कि मैंने उसको कहा था कि तुम आज पीले कलर का शर्ट पहनो, उन्होंने पीले कलर का शर्ट ही नहीं पहना, वो मुझसे प्यार करते ही नहीं। और फिर वो लेके वो वाइफ है वो गुस्सा हो जाती हैं, सैडनेस में जाती हैं, रोती हैं, या कोई भी और चीज होता है। लेकिन क्या है वो जो कंडीशन है उसमें क्या है? इज इट राइट थिंकिंग और फॉल्टी थिंकिंग, इज इट राइट इमोशन और फॉल्टी इमोशन। हम गलत हो सकते हैं, लेकिन हमें ऐसा प्रश्न हुआ कि हनीमैन साहब ने तो लिखा है मेंटेनिंग कॉज। इग्नेशिया का अस्थमा है तो उसमें क्या आता है? अस्थमा आफ्टर acute grief, asthma, hysterical asthma after grief, hysterical asthma after scalding, asthma after death of someone, death of near and dear. So वहां पे grief और death of someone और scalding वो क्या हुआ? एक्साइटिंग कॉज हुआ। लेकिन जब प्रोलॉन्ग होगा, या तो उसको बार बार स्कॉल्ड किया जाता है या तो वो हर परिस्थिति के अंदर स्कॉल्ड हुआ महसूस करता है। क्लियर हो रहा है आपको? या तो उसको बार बार ग्रीफ आती है या तो वो हर चीज को ग्रीफ परसीव करता है। मुझे दुख हुआ, मुझे दुख हुआ, मुझे दुख हुआ, उसने पीला शर्ट नहीं पहना तो मुझे दुख हुआ, उसने मेरे लिए आइसक्रीम नहीं लाया तो मुझे दुख हुआ, उसने ऐसा नहीं किया तो मुझे दुख हुआ, दुख हुआ, दुख हुआ, दुख हुआ। ये प्रोलॉन्ग ग्रीफ रहता है ना। इज इट मेंटेनिंग कॉज और नॉट? और इसको कैसे, किस मेडिसिन से इसको ओवरकम किया जा सकेगा? और जिस तरह से कोई मेडिसिन देने के बाद अगर नाक में घुसा हुआ पेन नहीं निकल जाता है, अगर कांटा है तो उसको निकालना पड़ता है, तो हम ऐसा सोच रहे हैं, हम अभी तक ऐसा समझ रहे हैं कि इस तरीके के जो थॉट्स या जो इमोशन हैं उनको भी किसी तरीके से निकालना पड़ेगा, क्योंकि वो भी मेंटेनिंग कॉज और एक्साइटिंग कॉज हो सकते हैं। क्लियर? और इसके लिए कैसे निकालना पड़ेगा, इसके लिए बहुत सारी चीजें हैं, वो हम आगे करेंगे। लेकिन कुछ केसेस ऐसे हैं जिसमें ना ही मेंटेनिंग कॉज दिखाई दे रहे हैं ना ही एक्साइटिंग कॉज दिखाई दे रहे हैं, तो फिर हमें क्या करना है? देखते हैं क्या कहते हैं मास्टर हनीमैन। वी कैन परसीव नथिंग बट मॉर्बिड सिम्टम।
it must regard being had to the possibility of the miasm and attention paid to the accessory circumstances. Aphorism number 5. Be the symptom alone by which the disease demand and point the remedy suits to relieve it, and moreover the totality of these symptoms or of this outwardly reflected picture of the internal essence of the disease, that is of the affection of the vital force, must be the principle or the soul means whereby the disease make known what the remedy it requires, the only thing that can determine the choice of the most appropriate remedy, and thus in a word the totality. क्यों लगाया यहाँ पे? कॉमा भी ऐसे ही नहीं किया गया है, डॉट भी ऐसे ही नहीं लगाया गया है, द भी ऐसे ही नहीं किया गया है। हनीमैन साहब क्या कहते हैं कि हमें नथिंग बट मॉर्बिड सिम्टम मिलेंगे, हम परसीव करेंगे, क्या परसीव करेंगे? कुछ नहीं, मॉर्बिड सिम्टम। और वो कहां से आएंगे? मायाजम की ओर से। Be the symptom alone by which the disease demand and point the remedy suited to relieve it. हनीमैन क्या कहते हैं कि सिम्टम ही एकमात्र ऐसा जरिया है कि जिसके ऊपर से डिसीज डिमांड करता है कि मुझे कौन सी मेडिसिन चाहिए। यहाँ पे हनीमैन ने नहीं कहा है कि हाइपोथेसिस ऐसा जरिया है जिसके ऊपर से डिसीज डिमांड करता है कि मुझे ये मेडिसिन चाहिए। बार बार क्या चीज बोलते हैं हनीमैन? सिम्टम 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 सिम्टम। सो होम्योपैथी इज इक्वल टू सिम्टम। विदाउट सिम्टम जो किया जाता है, इज इट होम्योपैथी? क्वेश्चन मार्क। और हनीमैन ने क्या लिखा है? द सिम्टम अलोन, इट मस्ट बी द सिम्टम अलोन बाय विच द डिसीज डिमांड एंड पॉइंट टू द रेमेडी सूट टू रिलीव इट। जो उसका डिसीज है, और यहां पे डिसीज का मतलब हनीमैन की भाषा में क्या होता है? डिसीज का मतलब हनीमैन की भाषा में रूमेटिज्म है, डिसीज का मतलब हनीमैन की भाषा में एलर्जी है, और डिसीज का मतलब हनीमैन की भाषा में डायबिटीज है, और डिसीज का मतलब हनीमैन की भाषा में कार्सिनोमा है। क्या है? यस, वेरी गुड। डिसीज का मतलब क्या है हनीमैन की भाषा में? मायाजम। और वो मायाजम सिम्टम कहां पे देगा? पर्सन एज अ होल के ऊपर। वो कहीं एक पर्टिकुलर सिम्टम नहीं देता है, एक सिस्टम के ऊपर या एक ऑर्गन के ऊपर सिम्टम नहीं आते हैं। सो हनीमैन की भाषा में हनीमैन जहां जहां भी डिसीज लिखते हैं वहां वहां हमें हनीमैनियन क्लासिफिकेशन ऑफ द डिसीज देखना है। इट इज इंडिस्पोजिशन, मायाज्मेटिक डिसीज, नॉन मायाज्मेटिक डिसीज, और मायाज्मेटिक है तो एक्यूट और क्रॉनिक, क्योंकि ज्यादातर हमें जो डिसीज मिलते हैं वो मायाज्मेटिक डिसीज ही मिलते हैं। और हनीमैन जहां जहां डिसीज की बात करते हैं वहां पे ज्यादातर बात मायाज्मेटिक डिसीज की होती है। मालूम हुआ? सो हनीमैन के नजर में डिसीज का मतलब क्या है? मायाजम है। और वो मायाजम क्या करता है? सर्टेन फाइन एंड सिम्टम थ्रो करता है। एक मरीज आया जो आता है, डॉक्टर साहब मुझे बारिश हुई और उसके बाद है ना मुझे राइट नी के अंदर बहुत पेन होने लगा है, और मुझे ठंड बहुत लगने लगी है, और बुखार भी आ गया है, और मुझे दूध पीने का बहुत इच्छा होता है। तो ये क्या कह रहा है? ये उसके अंदर का जो भी मायाजम है वो हमें सिम्टम्स थ्रो कर रहा है। सिम्टम कैन बी पर्टिकुलर, कैन बी जनरल, कैन बी डिजायर, कैन बी एवर्जन, कैन बी मेंटल, कैन बी सेंसेशन, कैन बी डेल्यूजन, कैन बी एनीथिंग, बट इट इज सिम्टम। और इसके ऊपर से हमें क्या मिला? मिल्क डिजायर, एलिमेंट रेन आफ्टर गेटिंग वेट इन रेन आफ्टर चिली पेशेंट, और जॉइंट पेन राइट साइडेड। मेडिसिन कैन बी रस्टॉक्स। मालूम चल रहा है? सो साइन एंड सिम्टम इटसेल्फ कहते हैं कि कौन सा मेडिसिन है जो उन्हें रिलीफ करेगा। अब आपको समझ आ रहा है कि विदाउट साइन एंड सिम्टम होम्योपैथी परसिस्ट। वो किसी भी लेवल के ऊपर हो सकते हैं। हमारे जैसे जो फिजिशियन हैं, जो बिगिनर हैं, जिनको ज्यादा कुछ नहीं आता है, वो इस तरीके का टोटालिटी बनाकर इस तरीके के साइन एंड सिम्टम, पहले ही हनीमैन ने लिखा है वी कैन परसीव। हनीमैन ने क्या कहा है? हम परसीव कर सकते हैं। परसीव का मतलब क्या हुआ? इसने नहीं लिखा है पेशेंट कैन गिव, ऐसा नहीं लिखा है।
हनीमैन ने लिखा है वी, वी मतलब वो फिजिशियन ना, वी कैन परसीव। हनीमैन ने नहीं लिखा है खोद के निकालो, परसीव करो। और इसीलिए हमारे गुरु ने हमें सिखाया था मेंटल्स आर ऑलवेज परसीव्ड। मरीज आपको 5 बार बोलता है डॉक्टर साहब मेरे को हार्ट का बीमारी तो नहीं होगा ना, डॉक्टर साहब मेरे को हार्ट अटैक तो नहीं आ जाएगा ना, डॉक्टर साहब ये हार्ट का बीमारी तो नहीं हो सकता है ना। तो इसका मतलब क्या है? एंजाइटी हार्ट डिसीज अबाउट और फियर ऑफ हार्ट डिसीज ऑफ। फिर आपको उसको डिफरेंशिएट करना है ना, तो आपको परसीव करना है। आपने पेशेंट को 9 बजे का अपॉइंटमेंट दिया है, पेशेंट 9 में 10 कम पे आ जाता है, 9 बजे वो घड़ियाल पे देखता है और लॉबी के अंदर कंटिन्यू वॉकिंग 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 करता है। आपके रिसेप्शनिस्ट को पूछ लेता है कितनी देर है, कितनी देर है, कितनी देर है। ये मरीज ने क्या किया, ये दर्दी ने क्या किया, ये पेशेंट ने क्या किया। आपको परसीव करना है। हनीमैन यहाँ पे क्लियर कट दे रहे हैं ना, वी कैन परसीव। डेल्यूजन परसीव कौन करेगा? पेशेंट बोलेगा सर आई हैव अ डेल्यूजन, आई एम किंग एंड मैं पेपर क्राउन पहन के बैठता हूं, ऐसा बोलेगा? नहीं बोलने वाला है ना। मालूम है, वो आपको परसीव करना है कि इसको डेल्यूजन है कि ही इज किंग। और वो आप कब परसीव कर पाएंगे? उसके लिए आपको डेल्यूजन क्या है उसका नॉलेज होना चाहिए, कॉमन साइकोलॉजिकल कंडीशन का नॉलेज होना चाहिए, किस परिस्थिति में ह्यूमन कॉमनली कैसा बिहेव करते हैं उसका पूरा नॉलेज होना चाहिए, और उसके बाद कर सकते हैं। पेशेंट आपको बोलेगा सर मुझे दूध बहुत पसंद है, परसीव आपको करना है मिल्क डिजायर। पेशेंट आपको बोलेगा डॉक्टर साहब मुझे है ना राइट साइडेड नींद अच्छी आती है, परसीव आपको करना है स्लीप पोजीशन राइट साइड ऑन। पेशेंट आपको बोलेगा डॉक्टर साहब मुझे ठंड बहुत लगती है, परसीव आपको करना है चिली। पेशेंट, और ये सब जो मिले इसे क्या कहा जाता है? द टोटालिटी। मालूम चल रहा है? वी कैन परसीव नथिंग बट, हम कुछ परसीव नहीं कर सकते, बट क्या परसीव कर सकते हैं? मॉर्बिड सिम्टम्स। इट मस्ट बी द सिम्टम अलोन by which the disease demand and point out the remedy suited to relieve it, and moreover the totality of these symptoms, अब इन सिम्टम की टोटालिटी बनाओ, ऑफ दिस आउटवर्डली रिफ्लेक्ट्स पिक्चर ऑफ द इंटरनल एसेंस ऑफ द डिसीज। इंटरनल एसेंस ऑफ द डिसीज है जो वाइटल फोर्स डिरेंज हुआ है, जो मायाजम स्ट्रॉन्ग हुआ है, तो वो अब क्या करता है? वो आउटवर्ड रिफ्लेक्शन करता है साइन और सिम्टम के रूप में। तो हमारे लिए क्या हथियार हैं? ओनली साइन एंड सिम्टम्स। That is of the affection of the vital force must be the principle, or the sole means whereby the disease make known what remedy is required, the only thing that can determine choice of the most appropriate remedy, and thus inward the totality। ये सब सिम्टम हमने जो परसीव किए, उस सिम्टम को एक साथ जो मिलाया गया, उन सब को क्या कहा जाता है? टोटालिटी ऑफ द सिम्टम। सो आपने केस रिसीविंग किया, उसके बाद आपको क्या करना है? कॉमन अनकॉमन, कॉमन अनकॉमन, कॉमन अनकॉमन, और जो वो अनकॉमन सिम्टम हैं, उन अनकॉमन सिम्टम के जत्थे को हनीमैन कहते हैं द टोटालिटी। द टोटालिटी, क्लियर? और विदाउट टोटालिटी प्रिस्क्रिप्शन किया जा सकता है? क्वेश्चन मार्क। विदाउट साइन एंड सिम्टम प्रिस्क्रिप्शन होते हैं? क्वेश्चन मार्क। हमें नहीं मालूम है, हम अभी इन प्रश्नों के जवाब ढूंढ रहे हैं। हम हनीमैन को इतना ही अभी तक समझ पाए हैं जो आपको बता रहे हैं। हो सकता है हम गलत हो सकते हैं, तो आप हमें कहिएगा। आगे जाके हम इसमें कुछ और समझ पाए तो आगे हम फिर आके आपको कुछ और बताएंगे, क्योंकि हनीमैन साहब ने ही वही किया है ना, बहुत सालों तक ऑर्गेनन के बेस के ऊपर प्रैक्टिस किया और फिर बाद में 30 सालों के बाद बताया कि समथिंग इज लाइक दैट मायाजम। सो इट इज नॉट अल्टीमेट ट्रूथ, इट इज रिलेटिव ट्रूथ। अभी तक हमने इतना समझा है, आगे अगर कोई आप में से हमारा गुरु बनेगा और हमें समझाएगा तो हमें अच्छा लगेगा। नॉट इन ऑल टाइम द ओल्ड स्कूल फिजिशियन, नॉट नोइंग हाउ एल्स टू गिव रिलीफ, हैव sought to combat and if possible to suppress by medicine here and there a single symptom from among a number of disease, a one-sided
sided procedure which under the name of symptomatic treatment has justly excited universal contempt, because by it not only was nothing gained but much harm was inflicted. A single one of the symptom present is no more the disease itself than a single foot is the man himself. This procedure was so much the more reprehensible that such a single symptom was only treated by antagonistic remedy, therefore only in the antipathic and palliative manner, whereby after a slight elevation it was subsequently only rendered at all the worst of the symptom must be the principle, indeed the only thing the physician has to take note of it every case of disease and to remove by means of his art in order that it shall be cured and transformed into health. Again aphorism फर्स्ट का बात दोहरा रहे हैं हनीमैन, restore the sick to health to cure, to be cure and transform into health. और यहाँ पे हनीमैन क्या कह रहे हैं कि हमें सिर्फ एक सिम्टम पकड़ के नहीं बैठ जाना है कि सिर्फ रूमेटिज्म है, हमें एक्सपीरियंस है कि रस्टॉक्स बहुत अच्छा रिजल्ट देता है, जॉइंट पेन है तो रस्टॉक्स दे दिया, या तो मरीज आके बोलता है डॉक्टर साहब मुझे कब्ज है, मुझे दूध बहुत पसंद है और मैं बारिश में भीग के आता हूं तो मुझे कब्ज और बढ़ जाता है और मैं चीली मरीज हूं, फिर भी नहीं कब्ज है ना तो कब्ज में तो नक्सवमी का अच्छा है, इसको नक्सवमी का दे दो, ऐसा नहीं करना है। हनीमैन क्या कहते हैं, मेक अ पोर्ट्रेट ऑफ डिसीज टोटालिटी ऑफ सिम्टम। एक जो सिम्टम हमें मिलता है उस सिम्टम को पकड़ के ट्रीट नहीं करना है, हमें पेशेंट एज अ होल देखना है, टोटालिटी बनाना है और फिर उसके बलबूते पे हमें मेडिसिन प्रिस्क्राइब करना है। सो हनीमैन हमें क्या नहीं करना है वो सिखा रहे हैं। मालूम चल रहा है, क्लियर? पहले हमें हनीमैन ने कहा क्या करना है और नोट के अंदर हमें कहते हैं क्या नहीं करना है, और उनका एक्सपीरियंस था, सच अ जीनियस मैन, उनको मालूम था फिर इंडिया आएगा, इंडिया के अंदर मेरे ऐसे फॉलोअर्स होंगे और वो शॉर्टकट ढूंढ के इस तरीके का प्रैक्टिस करेंगे, इसीलिए एपोरिज्म 7 के अंदर ही उन्होंने कंडेम कर दिया, इस तरीके से ऐसे मत करो। सच अ जीनियस मैन, मालूम चल रहा है, इसीलिए उनको कहा जाता है महात्मा हनीमैन। क्या कहते हैं, अ सिंगल सिम्टम फ्रॉम अमंग नंबर इन डिसीज, a one-sided procedure which under the name of symptomatic treatment, हमें symptomatic treatment नहीं करना है। हमारे पास मरीज आया cracks and fissure in the palms, बहुत कॉन्स्टिपेटेड रहता है, आफ्टर मेनोपॉज उसको ये दिक्कत शुरू हुआ है, तो कौन सा मेडिसिन आएगा? जिसको स्वीट एवर्जन है, बिल्कुल पसंद नहीं है, और फिर हम उसको यस पाम्स है ना, क्रैक्स और पाम्स पेट्रोलियम दे दो, हम करते हैं ना ऐसा, जो करते हैं वो उनके एक्सपीरियंस के बेस के ऊपर टोटालिटी बना के करते हैं, उनको हनीमैन ने कंडेम नहीं किया है। हनीमैन कहते हैं हमें सिर्फ क्रैक्स इन पाम्स देख के पेट्रोलियम प्रिस्क्राइब नहीं कर देना है, हमें टोटालिटी बनाना है, क्रैक्स इन पाम्स इन विंटर, मेनोपॉज आफ्टर, स्वीट एवर्जन, और अब इस टोटालिटी को जो मेडिसिन कवर करे वो मेडिसिन प्रिस्क्राइब कीजिए। और अगर आप टोटालिटी बनाएंगे तो आपको मालूम चलेगा कि स्वीट एवर्जन 5 सिम्टम लिए, 5 सिम्टम का टोटालिटी सिर्फ एक ही मेडिसिन आएगा, ग्राफाइटिस, जो कवर करेगा। यही फर्क है डिसीज को सिर्फ एक जगह पे देखने में और हनीमैन के कॉन्सेप्ट में पेशेंट एज अ वॉल देखने में। यहाँ पे स्वीट एवर्जन भी इंपॉर्टेंट है, मेनोपॉज आफ्टर भी इंपॉर्टेंट है, विंटर एग्रावेशन भी इंपॉर्टेंट है, और क्रैक्स इन पाम वो भी इंपॉर्टेंट है। लेकिन सिर्फ एक सिम्टम की क्रैक ऑफ पाम को देख के पेट्रोलियम दे दिया तो रिलीफ मिलता है, हमें लोग कहते हैं कि डॉक्टर साहब रिलीफ मिलता है, मिलेगा, लेकिन क्या नहीं होगा? ट्रांसफॉर्मेशन इनटू हेल्थ। मालूम चल रहा है, हमारा जो मिशन है ना वो फुलफिल नहीं होगा। तो ये सारी बात किस लिए है? मिशन को फुलफिल करने के लिए। क्लियर? बहुत अच्छे से हनीमैन ने एपोरिज्म नंबर 7 के अंदर समझा दिया है। फिर भी हम एक एक शब्द का मतलब लेके देखेंगे और वहां पे हनीमैन हमें क्या कहने जा रहे हैं वो देखेंगे। अगर लेना हो तो इसी एक एपोरिज्म के अंदर 2.5 घंटे, 3 घंटे, 5 घंटे का पूरा व्याख्यान लिया जा सकता है, लेकिन अभी
हमारा जो गोल है, हमारा मिशन है, वो आपको हनीमैन से रूबरू करवाना है। जब आपका लेवल उस तरीके का हो जाएगा कि हम डिस्कशन कर पाएंगे, तब हम इसी एपोरिज्म के ऊपर 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे डिस्कशन करेंगे कि यहाँ पे कॉमा का मतलब क्या है, यहाँ पे हनीमैन ने बट क्यों लिखा है, यहाँ पे हनीमैन ने ये काउंस के अंदर क्यों दिया है, શું કહેવાય हिंदी में, इंग्लिश में ब्रैकेट, ब्रैकेट के अंदर हनीमैन ने क्यों दिया है, इस ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, क्यों हनीमैन ने यहाँ पे ब्रैकेट दिया, क्यों हनीमैन ने वापिस लिखा कि क्योर्ड एंड ट्रांसफॉर्म्ड इनटू हेल्थ। मालूम चल रहा है, एक एक चीज इंपॉर्टेंट है। और इसीलिए कल के व्याख्यान के अंदर हमने आपको बताया था कि एक भी शब्द ऐसा नहीं है जिसका मंत्र के तौर के ऊपर उपयोग ना किया जा सके। एक एक चीज इंपॉर्टेंट है। हनीमैन के द्वारा लिखा गया एक एक डॉट भी इंपॉर्टेंट है, एक एक दैट भी इंपॉर्टेंट है। क्लियर? अब डिसीज का मतलब क्या होता है? डिसीज मतलब हार्मफुल डेविएशन फ्रॉम द नॉर्मल स्ट्रक्चर और फंक्शन स्टेट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। नॉर्मल डेविएशन फ्रॉम द स्ट्रक्चर और फंक्शन स्टेट ऑफ ऑर्गेनिज्म जनरली एसोसिएटेड विथ सर्टेन साइन एंड सिम्टम एंड डिफरिंग इन द नेचर फ्रॉम फिजिकल इंजरी। फिजिकल भी हो सकता है, इमोशनल भी हो सकता है, मेंटल भी हो सकता है, सोशल भी हो सकता है, स्पिरिचुअल भी हो सकता है। और डिसीज्ड ऑर्गेनिज्म कॉमनली एग्जिबिट साइन और सिम्टम इंडिकेटिव ऑफ इट्स अबनॉर्मल स्टेट। मालूम चला डिसीज का मतलब क्या हुआ? डॉक्टर साहब पहले मैं ऐसा नहीं था, फिर मेरा डिवोर्स हुआ और इसके बाद मुझे है ना बहुत गिल्ट फील हुआ, मुझे है ना बहुत दुख लगा, ग्रीफ महसूस हुआ, और तब मैंने जब डिवोर्स साइन किया ना तब तो मैं फेंट हो गया, और उसके बाद है ना मुझे बहुत ऐसे सपने आने लगे, मुझे बहुत फियर लगने लगा, मुझे मेंसेस बंद हो गया। तो ये सब क्या है? डेविएशन। जो पहले नहीं था अब है। इट कैन बी फ्रॉम फिजिकल इंजरी, फ्रॉम मेंटल ट्रॉमा, फ्रॉम इमोशनल ट्रॉमा, कहीं से भी हो सकता है, वो डिसीज्ड है। और डिसीज क्यों पैदा होता है? डेफिनेशन के अंदर तो क्या है? फ्रॉम फिजिकल इंजरी ही लिखा है, लेकिन हमें होम्योपैथिकली व्यू उसको परस्यू हर जगह पे करना है। इमोशनल ट्रॉमा कैन प्रोड्यूस डिसीज, मेंटल इंजरी कैन प्रोड्यूस डिसीज। क्लियर? समझ आ रहा है? जो नॉर्मल नहीं है वो सब डिसीज्ड है, चाहे वो फंक्शन हो, चाहे स्ट्रक्चर हो, चाहे थॉट हो, चाहे इमोशन हो। और इसीलिए हमें क्या करना है? कॉमन, अनकॉमन, दैट जीनियसनेस ऑफ हनीमैन। डिसीज क्या है? व्हाट इज अनकॉमन इज डिसीज। मालूम चल रहा है हनीमैन ने क्यों अनकॉमन सिम्टम के ऊपर फोकस किया है? डॉक्टर साहब कोई मेरी बात नहीं मानता है ना तो मुझे थोड़ा बुरा लगता है, लेकिन कोई मेरी बात नहीं मानता है ना तो मैं इतना गुस्सा हो जाता हूं कि मैं उसके ऊपर सब कुछ फेंकने लगता हूं। व्हाट इज कॉमन एंड व्हाट इज अनकॉमन? मालूम चला? थोड़ा बुरा लगा और भूल गए, इट इज कॉमन ह्यूमन नेचर। लेकिन बुरा लगा और उसके ऊपर सब कुछ फेंकने लगे, इज इट कॉमन? नो ना, इट इज अनकॉमन, इट इज डेविएशन एंड इट इज डिसीज। मालूम चल रहा है? डॉक्टर साहब थोड़ा स्वीट पसंद है, डॉक्टर साहब स्वीट देखता हूं ना तो भी मुझे उल्टी होने लगता है, इतना मुझे स्वीट पसंद नहीं है। क्या कॉमन है और क्या अनकॉमन है? मालूम चल रहा है? इसीलिए हनीमैन ने कहा कि फोकस ऑन अनकॉमन सिम्टम। और हमने आपको पहले केस रिसीविंग इसीलिए कराया कि केस रिसीविंग कीजिए, बाद में कॉमन अनकॉमन, कॉमन अनकॉमन, कॉमन अनकॉमन वो बनाइए। और जो अनकॉमन सिम्टम का पोर्ट्रेट है उसे कहा जाता है टोटालिटी ऑफ डिसीज, और वहां से हमारा प्रिस्क्रिप्शन निकलेगा, क्योंकि जो अनकॉमन सिम्टम हैं वही डिसीज हैं। हनीमैन ने इसको नाम दिया है डिसीज, और हनीमैन की भाषा में डिसीज का मतलब डायबिटीज, कैंसर,
या थायराइड या फीवर या मलेरिया, ऐसा नहीं है। हनीमैन की भाषा में डिसीज का मतलब है कलेक्शन ऑफ अनकॉमन सिम्टम। क्लियर हो रहा है? ये कॉन्सेप्ट है होम्योपैथी का। ये जितना क्लियर होगा उतना आप होम्योपैथी को अच्छे से समझ पाएंगे। और वो अनकॉमन सिम्टम डेल्यूजन भी हो सकते हैं, सेंसेशन भी हो सकते हैं, मेंटल भी हो सकते हैं, थॉट भी हो सकते हैं, इमोशन भी हो सकते हैं, एबनॉर्मल बिहेवियर भी हो सकता है, मैनिया भी हो सकता है और डिजायर भी हो सकते हैं। रेपर्टरी के अंदर बहुत एक अच्छा सिम्टम है जिसको शायद हम स्पिरिचुअल सिम्टम ले सकें। और मरीज कई बार देते हैं कि मुझे है ना सब कुछ चोरी करने की आदत है। व्हाट इज दैट? ठीक है, तो उसको स्पिरिचुअल सिम्टम भी कहा जा सकता है एक तरीके से, वो हम आपको आगे बताएंगे। उसको मालूम है ये गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए, फिर भी उसके अंदर से इतना स्ट्रांग डिजायर हो जाता है कि वो कर लेते। मालूम चल रहा है? इज इट नॉर्मल और अबनॉर्मल? एबनॉर्मल ना, सो दैट इज डिसीज। और डिसीज के अंदर हनीमैन क्या कहते हैं? नेवर फोकस ऑन वन सिम्टम, मेक अ टोटालिटी। टोटालिटी कैन हैव 3 symptom, 5 symptom, 15 symptom, 5000 symptom, बट सिम्टम शुड बी अनकॉमन। हनीमैन की नजरों से डिसीज समझे। हनीमैन की नजर में डिसीज क्या है? डिसीज इज कलेक्शन ऑफ अबनॉर्मल और अनकॉमन फंक्शन और स्ट्रक्चर, और एनीथिंग इज अबनॉर्मल इज डिसीज, एनीथिंग इज अननेचुरल इज डिसीज। मालूम चल रहा है? एनीथिंग इज अननेचुरल इज डिसीज। मेरे फैमिली में डॉक्टर साहब डेथ हो गया और तब से मुझे बहुत हंसी आ रही है। इट इज कॉमन और अनकॉमन। लेकिन मेरे फैमिली में डेथ हुआ डॉक्टर साहब और मुझे थोड़ा रोना आ गया, अभी 5 दिन हुए हैं। इट इज कॉमन और अनकॉमन? कॉमन ना, लेकिन डॉक्टर साहब 5 साल पहले मेरे पापा चले गए, 5 साल पहले मेरे दादाजी चले गए। इट इज कॉमन और अनकॉमन? अनकॉमन ना, 5 साल हो गए, उस चीज को अब भूल जाना चाहिए, उस चीज को हील हो जाना चाहिए था, नेचुरली वहां पे इमोशनल हीलिंग आ जाना चाहिए था, लेकिन नहीं आया है। इट इज अनकॉमन एंड इट इज डिसीज। मालूम चल रहा है? क्लियर हो रहा है डिसीज क्या है? डॉक्टर साहब बहुत गुस्सा आ जाता है, इतना कोई मेरे को इत्तू सा भी ना बोल देना, मेरे से ना बर्दाश्त ही नहीं होती है, मुझे बहुत गुस्सा आ जाता है। इट इज कॉमन और अनकॉमन? डॉक्टर साहब मेरे पापा है ना, वो राजा थे और हम रॉयल फैमिली में से हैं, पहले से ही हमने कहीं पे भी ना नहीं सुना है, जो मांगते हैं वो हाजिर हो जाता है, हमारी 50 परिचारिकाएं हाजिर होती हैं, हमारी रियासत में हम जैसा कहते हैं वैसा ही होता है। और अब हमारा रजवाड़ा चला गया है, हमारी रियासत चली गई है। उस व्यक्ति का डेवलपमेंट ही पहले से ऐसा हुआ है। सो मेंटल कॉमन अनकॉमन करने के लिए आपको उसका डेवलपमेंट का स्टडी जरूरी है। मालूम चल रहा है? फैमिली का बड़ा बेटा है और रिस्पॉन्सिबल है तो इट इज नॉट मच अनकॉमन, लेकिन फैमिली का छोटा बेटा है लेकिन सब बड़े का जिम्मेदारी वो निभा रहा है, इट इज कॉमन और अनकॉमन? मालूम चल रहा है? केस टू केस कॉमन अनकॉमन, कॉमन अनकॉमन का बदलता जाएगा। एक केस में वही कॉमन होगा, दूसरे केस में वही अनकॉमन होता जाएगा। हाइरार्की भी देखना पड़ेगा। लेकिन हनीमैन की भाषा में क्या है? जो डेविएशन है, जो नॉर्मल से परे है, जो नॉर्मल से दूर है, वो अनकॉमन है, और जो नॉर्मल से जितना दूर है वो उतना अनकॉमन है, और हमारे लिए वो उतना डिसीज्ड है। डॉक्टर साहब मेरे से ठंड बर्दाश्त ही नहीं हो जाता है, अगर मेरा उंगली भी बाहर रह गया तो मेरे को खांसी आता है। इट इज मोर अनकॉमन ना। डॉक्टर साहब ठंड बर्दाश्त नहीं होता है, सबसे पहले मैं स्वेटर निकालती हूं और सबसे आखिरी में स्वेटर रखती हूं। डॉक्टर साहब ठंड और गर्मी दोनों हो ना तो मैं गर्मी पसंद करता हूं, ठंड पसंद नहीं करता हूं। मालूम चल रहा है? तीनों अनकॉमन हैं, लेकिन क्या ज्यादा अनकॉमन है?
उसी तरीके से मुझे स्वीट तो बहुत पसंद है, अगर गुलाब जामुन दिख गए तो मैं उसके ऊपर टूट पड़ता हूं। इट इज कॉमन और अनकॉमन? स्वीट पसंद है, अगर 100 आइटम है ना तो उसमें से मैं स्वीट लूंगा। अगर मिल जाए तो स्वीट ज्यादा प्रिफर करते हैं। तीनों के अंदर स्वीट डिजायर है, क्रेविंग है, मगर व्हाट इज कॉमन एंड व्हाट इज अनकॉमन? मालूम चल रहा है? इस कॉमन अनकॉमन के ऊपर तो बहुत लंबा व्याख्यान लिया जा सकता है, और जब सिम्टोमेटोलॉजी आएगा तब हम वही बात को फिर से लेंगे। लेकिन अभी आपने जो केस रिसीविंग किया है, तो उस केस रिसीविंग में आपको जो भी सिम्टम कॉमन लगे वो एक तरफ लिखिए, अनकॉमन लगे वो दूसरी तरफ लिखिए, और अपने संयोजक को पकड़िए कि मेरी भूल बताओ, इसमें मैंने कहां भूल की है, और 1000 केसेस के ऊपर वर्क कीजिए। डॉक्टर साहब मुझे है ना नी पेन है और बैठे रहने से आराम लगता है, इट इज कॉमन और अनकॉमन? लेकिन डॉक्टर साहब मुझे नी पेन है, डांसिंग से मुझे आराम लगता है, कॉमन अनकॉमन? मालूम चल रहा है? नाउ व्हाट इज अनकॉमन इज डिसीज, और दैट इज कलेक्शन ऑफ दैट अनकॉमन सिम्टम नोन एज पोर्ट्रेट ऑफ डिसीज, एंड दैट कॉल्ड एज टोटालिटी ऑफ द डिसीज। डिसीज का मतलब हनीमैन यहां पे कहीं पे भी नोसोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ डिसीज की बात नहीं कर रहे हैं। क्लियर? हनीमैन की भाषा में, हनीमैन की आंखों में डिसीज का मतलब क्या होता है? एक्साइटिंग, कॉजिंग स्ट्रॉन्ग फीलिंग और प्लेजेंट और इंटरेस्ट। मोगरा, ये क्या है? मुझे प्लेजर मिला ना, मजा आया, तो जो मुझे मजा देता है इट कैन बी एक्साइटिंग ना। मालूम चल रहा है? और पता चल रहा है किसी के साथ चैट किया, कैसे है, कैसा है, फोन पे बात की, गॉसिप किया, वो सब क्या है? ऑल आर एक्साइटिंग थिंग्स। मंचूरियन क्या है? विट एक्साइट टेस्ट बर्ड्स ना, आपको प्लेजर मिलता है, आपको इंटरेस्ट आता है। मालूम चल रहा है? सो जो भी आपको स्ट्रॉन्ग फीलिंग दे, या प्लेजर दे, या इंटरेस्ट दे, वो सब एक्साइटिंग कोज हो। इट कैन बी पॉजिटिव फीलिंग, कैन बी नेगेटिव फीलिंग, कैन बी पॉजिटिव प्लेजर, कैन बी पॉजिटिव इंटरेस्ट, कैन बी नेगेटिव इंटरेस्ट। मालूम चल रहा है? सो कई सारी मेडिसिन है ना, एलिमेंट आफ्टर गुड न्यूज। सो गुड न्यूज से भी कोई डिसीज होता है क्या? एक्साइट होता है। मालूम चल रहा है? और जब मायाजम के ऊपर आएंगे, मायाजम के अंदर इनका बहुत रोल आता है एक्साइटिंग कॉजेस का, तब इसके ऊपर विस्तृत चर्चा करेंगे। लेकिन अभी कहीं पे कुछ तड़का लगा, दाल फ्राई लगी, इट इज एक्साइटिंग। सो जो भी चीज आपको एक्साइट करती है और हमारे सापेक्ष में डिसीज कंडीशन को एक्साइट करती है, उसे एक्साइटिंग कॉज कहा जा सकता है। क्लियर? फिलोसॉफी बहुत ब्रॉडर एस्पेक्ट में होता है, इसको अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से यूज किया जाता है, और हमें वही सीखना है। यही गुरुकुल है और यही गुरु शिष्य परंपरा है। हम तो सिर्फ मास्टर हनीमैन ने जो कहा है उनकी नजरों में आप तक पहुंचा रहे हैं, इसमें हमारा कुछ भी नहीं है। मेंटेनिंग टू मेक समथिंग कंटिन्यू एट द सेम लेवल, स्टैंडर्ड्स एक्सेट्रा। अब यही चीज होता है ना, जो चीज एक्साइट करती है ना, हम वही बहुत पसंद करते हैं कि यार मोगरे का खुशबू। और इसके लिए हमने क्या किया? पहले हमने मोगरे का गजरा लगाना शुरू किया। मालूम आता है क्यों? क्योंकि वो गजरा हमें सुगंध देता रहता है ना, कंटिन्यू। क्योंकि कंटिन्यू सुगंध आती है और हम कंटिन्यू खुश रहते हैं ना, खुश रहते हैं। उसके बाद हमारा थोड़ा इवोल्यूशन आगे हुआ, हमने क्या किया? उसका रस निकाला, उसको अल्कोहल में डाला, अत्तर बनाया, और फिर अत्तर लगाने लगे। कान में अत्तर वाले वो क्या बोलते हैं, कॉटन डालते हैं अत्तर करके, अत्तर ऐसे लगा के रखते हैं और सुगंध आती रहती है। आहा, मजा आ रहा है। मोगरा मोगरा
इस तरीके से, या रोज रोज, कई लोग होते हैं ना यहाँ पे रोज लगाते थे पहले लोग, यस, तो वो क्यों लगाते थे? प्लेजेंट, खुशी मिलती है उससे। और उसके बाद वो क्या होता है, मोगरा तो शाम को मुरझा जाता है, हर रोज नया मोगरा लाना पड़ता है, इसीलिए हमें फार्मिंग करनी पड़ती है, मोगरा उगाना पड़ता है, उसको गजरा में बनाना पड़ता है। इतना कौन करेगा? एक बार मोगरा लाओ, उसका रस निकाल दो, उसकी शीशी भर के रख दो, ये ह्यूमन नेचर है ना। फिर हमने अत्तर बनाया, लेकिन अत्तर भी उड़ जाता है 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे। अब क्या करना है? ऐसा कुछ करो जो लॉन्ग टाइम तक रहे। सिंथेटिक बनाया हमने, लेबोरेटरीज के अंदर बनाया। इज इट नॉर्मल और अब नॉर्मल? इट इज नेचुरल स्मेल और अननेचुरल स्मेल। इट इज नेचुरल प्लेजर और अननेचुरल प्लेजर। इट इज कॉमन और अनकॉमन। मालूम चल रहा है? वो 12 घंटे तक, 15 घंटे तक हमारी इस कंपनी का स्प्रे यूज कीजिए, 2 दिन तक इसका स्मेल नहीं जाता है। तो आप कंटिन्यू 2 दिन तक उस एक्साइटेड स्टेट के अंदर रहते हैं, और आपके ब्रेन के अंदर जब एक्साइट होते हैं ना, तब कुछ हार्मोन सिक्रीट होते हैं, और आपको कंटिन्यू उन्हीं हार्मोन की लालसा होने लगती है। आप फिर ज्यादा से ज्यादा वो लगाने का करते हैं और ज्यादा से ज्यादा खुश रहने का ट्राई करते हैं। लेकिन फिर क्या होता है? अल्टीमेट फटीग, आपका वो सिस्टम थक जाता है। सो कभी कभार बाग में गए, 8 दिनों में एक बार मोगरा लगाया, या 8 दिनों में एक आध बार गजरा लगा लिया, इट इज कॉमन, मजा देता है। लेकिन कंटिन्यू उसी को पकड़ के रखा, फिर क्या होता है? यस, एंड व्हाट इज दैट अननेचुरल? इट सेंसिटाइज द मायाजम, और वहां से मायाजम सेंसिटाइजेशन शुरू होता है। बहुत सालों तक हम कुदरत के साथ जीवन जीते आए हैं, लेकिन कुछ नहीं होता था। अभी पिछले कुछ सालों से ही हमने सब कुछ उसी तरीके से इसके अंदर आगे देख रहे हैं। लाइक पॉर्न। व्हाट इज पॉर्न? मजा आता है ना, लेकिन फिर क्या होता है? पॉर्न, पहले स्मूथ पॉर्न, सॉफ्ट पॉर्न, हार्ड पॉर्न। क्यों? हम अपने ब्रेन को कंटिन्यूअस प्रेशर देने लगते हैं, नहीं तुम मजा दो, मुझे वही मजा चाहिए, वही मजा दो। इट इज कॉमन और अनकॉमन, इट इज नेचुरल और अननेचुरल। मालूम चल रहा है हनीमैन ने कितना स्मूथली काम किया है। सो ऐसी आदतें भी मेंटेनिंग हो सकती हैं। जो भी डिसीज को उस लेवल के ऊपर रखता है वो सब मेंटेनिंग कॉज है। वो विचार, आदत, इमोशन, फिजिकल कुछ भी, वो सब्सटेंस, वो सूंघने का कुछ भी, वो खाने का कुछ भी हो सकता है। वो सब मेंटेनिंग कॉज है, और हनीमैन उन्हीं को रिमूव करने का कह रहे हैं। और इनमें से एक आता है वृत्ति, जो आजकल बहुत ज्यादा मिलता है। हम मायाजम के ऊपर आएंगे तब इन्हीं सब बातों की चर्चा करेंगे, और हमें आप तक इन्हीं चीजों को पहुंचाना है। इसीलिए ये सब भी ग्राउंड प्लान तैयार हो रहा है मायाजम का। उन्हीं में से एक है वृत्ति। ये जो वृत्ति है ना, कंटिन्यूअस ले लेने की, मुझे 2-2, 3-3 दिन तक उसी स्टेज में लेना है, उसी तरीके से मुझे एक्साइटेड रहना है। ये वृत्ति भी कैन बी मेंटेनिंग कॉज अ थिंग और पर्सन दैट मेक समथिंग हैपन। जो कुछ भी करता है वो कुछ कॉज है। सो चाहे वो एक्साइटिंग कॉज, मेंटेनिंग कॉज, क्लियर? समझ गए? हनीमैन की नजर में एक्साइटिंग और मेंटेनिंग कॉज क्या है? हनीमैन की नजर में डिसीज क्या है? जो अनकॉमन है वो सब डिसीज है। और अनकॉमन मतलब हमें पूरे ह्यूमन इवेल्युएशन का अभ्यास करना पड़ेगा कि ह्यूमन आर सोशल एनिमल, ह्यूमंस आर मैमल्स, और मैमल्स के तौर पे ह्यूमन क्या क्या करते हैं वो सब नॉर्मल है, और जो उसके सिवा करते हैं वो सब अबनॉर्मल है। क्लियर हो रहा है मायाजम कहां से आ रहे हैं? और ये हनीमैन की जीनियसनेस है। removed, to take something
और somebody of away, हमें उनको उससे दूर ले जाना है। एक मेरी वृत्ति है कि मुझे है ना हर जगह से डिससेटिस्फेक्शन रहता है, मुझे इन्होंने ये नहीं दिया, मुझे उन्होंने वो नहीं दिया, मुझे पापा ने अच्छा स्कूल में नहीं डाला, मम्मी ने मुझे प्रेम नहीं किया, मेरा भाई है ना वो मुझसे जलता है, उसने कभी मुझे आगे आने नहीं दिया, मैं कॉलेज में गया ना तो वहां पे अच्छे टीचर नहीं थे। मतलब ये सब क्या है, हर जगह क्या आ रहा है, डिससेटिस्फेक्शन और ले लेने की वृत्ति। इट कैन बी मेंटेनिंग कॉज फॉर दैट डिसीज। टू रिमूव डिसीज परमानेंटली हमें क्या करना है, टू रिमूव मेंटेनिंग कॉज, हमें उसके उस थॉट को चैलेंज करना है। और ये हनीमैन की बातें हैं, ये बातें करेंगे तो पता नहीं व्याख्यान बहुत लंबा हो जाएगा, हमसे हो सके उतना शॉर्ट में आप तक बातें पहुंचाने का प्रयत्न कर रहे हैं। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो प्लीज कमेंट कीजिए या कांटेक्ट कीजिए, संयोजक को कांटेक्ट कीजिए, तो हम अपने अगले व्याख्यान में आपके सारे प्रश्नों का जवाब देंगे, क्योंकि हमें बहुत प्रश्न होते थे और जवाब बहुत कम मिलते हैं, अभी भी प्रश्न होते रहते हैं। इंटेलिजेंट, हैविंग अ शोइंग द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड, लर्न एंड थिंक, क्लेवर। हनीमैन यहां पे क्या कहते हैं, एबिलिटी टू थिंक, सोच डेवलप्ड होनी चाहिए। और अगेन फिलोसॉफी सोचने के लिए टू थिंक एक लेवल होना चाहिए। अगर उसके बगैर हम ऐसे भी सोचने लगेंगे तो थॉट कैन बी अ डिसीज। मालूम चल रहा है, एक व्यक्ति है जिसने साधना की है, जो कंटिन्यू मेडिटेशन कर रहा है, जिसने पूरी जिंदगी लोगों को दिया है, जिसको समाज से कुछ नहीं चाहिए, और वो व्यक्ति कुछ भी सोचता है तो इट इज नॉर्मल और एबनॉर्मल। उसने कंटिन्यू यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि इतने लेवल पार किए हैं और उसके बाद सोच रहा है, इट इज नॉर्मल और एबनॉर्मल। नॉर्मल। लेकिन जिसका कोई यम नहीं है, कोई नियम नहीं है, कोई साधना नहीं है, और सिर्फ बस हम फिलोसोफर हैं ये सोच के सोच रहा है और कुछ विचार कर रहा है, इट इज नॉर्मल और एबनॉर्मल। मालूम चल रहा है हम आप तक क्या बात पहुंचा रहे हैं। हमारे शास्त्रों के अंदर उस चीज को बहुत डिस्क्रिप्टिव वे में दिया गया है। नहीं तो सोच भी एक बीमारी हो सकती है, एक मेंटेनिंग कॉज हो सकता है, अगर इट इज फॉल्टी थिंकिंग, वो सत्य नहीं है तो। और फिलोसॉफी या सोचना, टू थिंक इज अ टूल फॉर फाइंडिंग अ ट्रुथ। वो तलवार चलाने जैसा है, अगर आपको चलाना नहीं आता है तो हम अपना ही हाथ काट देते हैं। और हमने आपको होमवर्क दिया था, ज्यादा से ज्यादा फिलोसोफर किस चीज की वजह से उनकी डेथ हुई है इसका एक नोट बनाइए। स्वामी विवेकानंद, कृष्णमूर्ति साहब, इवन जो भी फॉरेन थिंकर्स हैं वो। तो हनीमैन का मतलब यहां इंटेलिजेंट से क्या होता है, इंटेलिजेंट मतलब टू थिंक, उसके अंदर सोचने की क्षमता है और उस क्षमता तक पहुंचने की एबिलिटी है। उस क्षमता तक किस तरीके से पहुंचा जा सकता है उसके लिए उसके अंदर अंडरस्टैंडिंग है, तो उसके लिए वो कॉमन होगा, नहीं तो इट इज अनकॉमन। और इसीलिए रेज द फिलोसोफर, इट इज कॉमन सिम्टम और अनकॉमन सिम्टम। मालूम चल रहा है क्यों? क्योंकि पूरी प्रोसेस करने के बगैर सिर्फ सोच 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 करना है। बहुत वास्ट है फिलोसॉफी का सब्जेक्ट, लेकिन हम जितना समझ पा रहे हैं उतना कम से कम समय के अंदर आप तक पहुंचाने का प्रयत्न कर रहे हैं कि हनीमैन क्या कहना चाहते हैं। सिर्फ थिंक मतलब आंखें मूंद करके सोच 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 करना नहीं है। इसीलिए होम्योपैथी के अंदर अलग अलग थॉट ऑफ स्कूल आ रहे हैं, क्योंकि सब अपने अपने नजरिए से सोचते हैं और अपने अपने नजरिए से देखते हैं। इट इज नॉट बैड, वो गलत नहीं है, सही है। लेकिन हमें क्या करना है, हमें पहले उस एबिलिटी तक पहुंचना है। इसीलिए हम ज्यादातर अभी जो प्रिस्क्रिप्शन करते हैं वो ज्यादातर प्रिस्क्रिप्शन फिजिकल के बेस के ऊपर होते हैं, फॉर्म सिम्टम के बेस के ऊपर होते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी एबिलिटी अभी तक माइंड समझने की नहीं हुई है।
हमें उस चीज का, हमारी वीकनेस का, हमारी क्षमताओं का हमें पता होना चाहिए। इंटेलिजेंट उसे ही कहा जाता है जिसे अपनी वीकनेसेस और जिसे अपने स्ट्रेंथ के बारे में, दोनों के बारे में मालूम हो और वो एक्सेप्ट कर सके कि मैं यहाँ पे वीक हूं, और वो क्या कर सके, लर्न कर सके। सो होम्योपैथी इज नॉट टास्क कि सीख लिया और करने लगे, इट इज कंटिन्यूअस लर्निंग प्रोसेस। ये हनीमैन का नजरिया है। बात पहुंच रही है आप तक? तो हमें अपनी जिस तरीके से हमारा लेवल बढ़ता जाए उस तरीके से हमारे प्रिस्क्रिप्शन का भी लेवल बढ़ता जाएगा, और वो सीखना है, वो सीखेगा, उसे ही इंटेलिजेंट कहा जा सकता है। और हनीमैन ने इंटेलिजेंट शब्द इसीलिए लिखा है। क्लियर? फिजिशियन हमने आगे देख लिया है, अब उसको रिपीट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। इंडिस्पोजिशन, इंडिस्पोजिशन का मतलब है माइल्ड इलनेस। कल रात को मैं सो नहीं पाया तो सर दर्द हो रहा है, तो उसके लिए दवाई का जरूरत है। इट इज कॉमन और अनकॉमन। मैंने कल बहुत स्पाइसी 5 मिर्च खा ली थी, अब मेरे को सुबह को एनस में बर्निंग हो रहा है। इट इज कॉमन और अनकॉमन? कॉमन ना, ट्रिवियल सिम्टम्स हैं जो स्लाइट एरर इन रिजीमेन डाइट के अंदर आने से आते हैं, तो वहां पे हमें डाइट और रिजीमेन को प्रॉपर करना है तो वो हो जाएगा। मालूम चल रहा है? और वो किसके बेस के ऊपर हम करेंगे? मनुष्य का इवैल्यूएशन समझना है पूरा, कहां से पैदा हुआ, किस तरीके से आदिम मानव बना, आदिम मानव से उसकी पूरी आज तक की जिंदगी। तो अभी तक की जो ज्यादातर इलनेसेस आ रही हैं वो क्यों आ रही हैं? ड्यू टू कंटिन्यूअस एक्साइटिंग कॉज, ड्यू टू कंटिन्यूअस इंडिस्पोजिशन। कंटिन्यूअस इंडिस्पोजिशन क्या पैदा करेगा? डिसीज। मनुष्य सभी मैमल्स के साथ में आता है ना, सोशियल एनिमल है लेकिन मैमल है, तो मैमल्स क्या करते हैं? ग्रुप के अंदर रहते हैं। सो मनुष्य भी ग्रुप के अंदर रहता है, और जो मनुष्य अकेला पड़ गया है और वो डिसीज से सफर हो रहा है, तो हमें क्या करना चाहिए? हम उसको कितनी भी मेडिसिन देंगे वो अच्छा हो पाएगा? क्वेश्चन मार्क। सोचिए, मनुष्य का घर क्या है? नेचर है, कुदरत है, जंगल है, पेड़ है, पौधे हैं, ठीक है। जो मनुष्य कंटिन्यूअस कंक्रीट के जंगल में रहता है और बीमार पड़ता है, तो वो सिर्फ मेडिसिन से क्योर हो पाएगा? क्वेश्चन मार्क। मालूम चल रहा है? इट इज इंडिस्पोजिशन, बट प्रोलॉन्ग इंडिस्पोजिशन। तो हमें इंडिस्पोजिशन को रिवर्ट करना ही होता है। मनुष्य प्राणी है, हर प्राणी सूर्यास्त के बाद सो जाते हैं, सूर्योदय पे जाग जाते हैं, और मनुष्य देर रात तक सोता रहेगा, सूर्य उदय होने के बाद उठेगा। इट इज कॉमन और अनकॉमन, इट इज नॉर्मल और अब नॉर्मल, इट इज नॉट एरर इन रिजीमेन, इट शुड बी काउंटर्ड। कोई दवाई से इफेक्ट नहीं मिल रहा है तो इन सबको भी करना पड़ता है साथ में। सो जो जो चीजें कुदरत के साथ हैं, नेचर के साथ हैं, वो सब नॉर्मल हैं, कॉमन हैं। जहां जहां नेचर से विरुद्ध है, नेचर से अलग है, वो सब अनकॉमन है। और क्यों सिम्टम आते हैं कि लेट नाइट वॉचिंग एंड इवनिंग स्लीप, और उसके बाद अगर पाइल्स हो गए तो मेडिसिन कैन बी नक्सवामी का, कैन बी, नॉट ओनली। लेकिन नक्सवामी का दे दिया, फिर भी वो इवनिंग स्लीप और नाइट का जगना शुरू रखेगा, तो इट कैन बी परमानेंट रिस्टोरेशन ऑफ हेल्थ और नॉट? क्वेश्चन मार्क। मालूम आ रहा है? हमें बहुत प्रश्न होते हैं और हम यही प्रश्न आपको ले जा रहे हैं। और हमारे एक गुरु हैं सुकरात, उन्होंने कहा था कि मैं आपको कुछ सिखाने नहीं आया हूं, मैं तो आपको सोचने के ऊपर मजबूर कर रहा हूं, ऐसा वातावरण निर्मित कर रहा हूं कि जिसके अंदर आप सोच सकें। टेंडेंसी, समथिंग दैट अ पर्सन और दिस यूजुअली डज, अ वे ऑफ बिहेविंग। टेंडेंसी टू कैच कोल्ड। डॉक्टर साहब इतना भी आ गया ना तो मुझे बहुत सर्दी जुकाम हो जाता है। टेंडेंसी टू वीप, मुझे कुछ भी थोड़ा भी कह देना तो मुझे तुरंत रोना आ जाता है।
मालूम चल रहा है? सो एक फिजिकल तौर के ऊपर भी है, इमोशनल तौर के ऊपर भी है। टेंडेंसी टू ओवरथिंक, टेंडेंसी टू थिंक परसिस्ट। मालूम चल रहा है? डॉक्टर साहब एक विचार के ऊपर मैं चला गया ना तो फिर मुझे वही विचार बार 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 आता ही रहता है, ये क्या है? टेंडेंसी है ना। मालूम चल रहा है? क्लियर हो रहा है? हम आपको तीनों प्लेन के ऊपर लेके जा रहे हैं और आपको फिजिशियन मिलेंगे जो किसी किसी के ऊपर ही काम करते होंगे। और टेंडेंसी टू सिंकोप मतलब बार बार सिंकोप के अंदर जाना, टेंडेंसी टू स्नीज बार बार छींकना, टेंडेंसी टू यूज अब्रप्ट लैंग्वेज, a way of behaving, tendency to throw things, a way of behaving। मालूम चल रहा है? हनीमैन ने एक शब्द को इस तरीके से लिखा है कि एक शब्द के ऊपर 3-3 घंटे 5-5 घंटे चर्चा किया जा सकता है, और हर प्लेन के ऊपर, मेंटल, इमोशनल, फिजिकल। मालूम चल रहा है? और वे ऑफ बिहेविंग, हर बंदे का वे ऑफ बिहेविंग अलग अलग होगा ना। सो जिस तरीके से वो बिहेव करते हैं वो भी टेंडेंसी है, जिस तरीके से वो काम करते हैं वो भी टेंडेंसी है। समथिंग दैट अ पर्सन यूजुअली डज, यूजुअली आई ईट स्वीट्स, यूजुअली आई ईट स्पाइसी, यूजुअली आई टेक सॉल्ट, यूजुअली आई कैन नॉट बियर टाइट क्लोथिंग। और अब आपको मालूम चलेगा कि हम प्रैक्टिस के अंदर इन सब सिम्टम को बहुत ज्यादा वेटेज क्यों देते हैं। It is common or uncommon? It is normal or abnormal? And it is disease। मालूम चल रहा है? ऊपर से सॉल्ट लेने का या ज्यादा सॉल्टी खाने का बहुत टेंडेंसी होना, यूजुअली मैं ले लेता हूं, यूजुअली मैं गुस्सा हो जाता हूं, यूजुअली मैं ऐसा करता हूं। इट इज टेंडेंसी। सो टेंडेंसी मतलब सिर्फ फिजिकल फॉर्म में नहीं आता है। मालूम चल रहा है हनीमैन ने क्यों टेंडेंसी लिखा है? और ये सब जो आता है ना, ये सब टोटालिटी के अंदर लिखना है, ये सब अनकॉमन, और इन सब को कॉमन अनकॉमन के अंदर डिवाइड करना है। ठीक है डॉक्टर साहब, मैं ऐसी फैमिली में से हूं, हम पशुपालन करते हैं और यूजुअली मैं मिल्क खाता हूं। इट इज कॉमन और अनकॉमन? इट इज कॉमन। सो केस टू केस सब कुछ अलग हो जाएगा। मालूम चल रहा है? आपके लिए, आपको इसके लिए नॉलेज होना चाहिए कॉमन चीजों का। और इसीलिए हनीमैन ने आपको, हमने 1 से 6 एपोरिज्म पहले ही लिए, उसके बाद केस रिसीविंग लिया और उसके बाद 7th एपोरिज्म शुरू किया। ये जो सीक्वेंस ले रहे हैं इसका भी हमारे डेवलपमेंट में एक पार्ट है, वो सब नॉलेज होना चाहिए। यू बिकम अनप्रिज्यूडाइज्ड। डॉक्टर साहब यूजुअली मैं मिल्क ज्यादा खाता हूं और मेरा डेवलपमेंट भी मिल्क, हमारा काम भी मिल्क का ही है, हमारे घर पे 20 भैंसे हैं, लेकिन मैं है ना हर रोज 10 लीटर दूध पी जाता हूं। नाउ इट इज कॉमन और अनकॉमन? मालूम चल रहा है? सिम्टम वही है, लेकिन कई बार वो कॉमन हो जाएगा, कई बार वो अनकॉमन हो जाएगा, और केस टू केस ये सब होगा। सिंकोप द कंडीशन ऑफ बीइंग अनकॉन्शियस फॉर शॉर्ट पीरियड ड्यू टू लो ब्लड प्रेशर। सिंकोप सबको मालूम है। क्लियर? इतना क्लियर हो रहा है? हिस्टेरिकल, वेरी एक्साइटेड एंड अनेबल टू कंट्रोल इमोशंस। सो हिस्टेरिया itself abnormality. It is common or uncommon? अनकॉमन ना। यूजुअली इमोशन के ऊपर कंट्रोल होता है ना, होता है ना। मुझे किसी ने स्कॉल्ड किया और मुझे ट्रेमर्स आने लगे, ये क्या है? स्कॉल्डिंग मतलब क्या? डांटना। और ह्यूमंस के अंदर डांटना इज कॉमन और अनकॉमन? इट इज पार्ट ऑफ इवैल्यूएशन ना। छोटे छोटे चिंपांजी होते हैं तो उनकी माँ और बाप भी उनके सामने करते हैं ना, नहीं करते हैं? देखा है? सो इट इज कॉमन इन ऑल मैमल्स। सो स्कॉल्डिंग इज कॉमन, वहां पे बुरा लगना इज भी कॉमन। मालूम चल रहा है?
लेकिन हम कहते हैं ना छोटे बच्चों में डिसीज हमें कम पाए जाते हैं। क्यों? छोटा बच्चा है, आपने उसको डांटा, डांटने के बाद उसको बुरा लगा, रोया, लेकिन शाम को आप आए तो पापा मम्मा आ जाएगा ना, इसीलिए उसको डिसीज नहीं होता है, क्योंकि इट इज कॉमन। ह्यूमन के लिए ये कॉमन है कि डांट भी खाना और उसको भूल भी जाना, लेकिन आप जब नहीं भूल पाते हैं, इट इज अनकॉमन एंड इट इज डिसीज। तुमने 5 साल पहले ऐसा कहा था, इट इज कॉमन और अनकॉमन? मालूम चला? तुम मेरा बर्थडे भूल गए, मुझे अच्छा नहीं लगा, इट इज कॉमन ना। बर्थडे भूल गए तो अच्छा नहीं लगा, नहीं लगता है, हम फील करते हैं। लेकिन तुम मेरा बर्थडे भूल गए, तुम मेरा बर्थडे भूल ही कैसे सकते हो? 5 साल पहले भी तुम मेरा बर्थडे भूल गए थे, तुम मेरे पापा का बर्थडे भी भूल गए थे, 25 मई को तुमने ऐसा किया था, 26 मई 2002 को तुमने ऐसा किया था। नाउ इट इज कॉमन और अनकॉमन? There are two type of memory, intellectual memory and emotional memory. Emotional memory थोड़े समय तक रहती है, लेकिन जब हम इसको पकड़ के रखते हैं ना, it can produce disease. Rather itself a disease because it is uncommon. ख्याल आ रहा है? पता चल रहा है हम क्या बात आप तक पहुंचा रहे हैं? So थोड़ा स्कॉल्ड हुआ और हिस्टेरिक बिहेवियर हो गया, इसका मतलब क्या है? इट इज अनकॉमन। वो इतना भी बियर नहीं कर पा रहे हैं, इट इज वेरी अनकॉमन। थोड़ा सा भी ठंड लगा और सर्दी जुकाम हो गया, इट इज वेरी अनकॉमन। थोड़ा सा भी स्कॉल्ड किया और हिस्टेरिकल अटैक आने लगे, इट इज अनकॉमन। थोड़ा सा भी बोल दिया, थोड़ा सा भी गुस्सा आया और फेंट हो गए, इट इज अनकॉमन ना। हमारा डेवलपमेंट ही इसी तरह से हुआ है कि हम ये सब चीजें को सहन कर सकें। और इसीलिए हमारे गुरु, जिनको कौटिल्य के नाम से जाना जाता है, उन्होंने कहा है बच्चे को 5 साल तक बहुत लाड प्यार दें, 5 से 15 साल तक या 16 साल तक उस बच्चे को कड़क अनुशासन के अंदर रखें। उसे स्कॉल्ड भी होना चाहिए, उसे गुस्सा पीना भी सीखना चाहिए, उसे रोना भी आना चाहिए, उसके अंदर सब सहन शक्ति डेवलप हो। और जब बच्चे का पैर आपकी चप्पल में पड़े, उसके बाद उसके साथ मित्रवत व्यवहार कीजिए। इसको नीति कहा जाता है। मालूम चल रहा है? ह्यूमंस के लिए ये कॉमन है। झगड़ा होना, सिबलिंग के बीच में झगड़ना, लड़ना, कपड़े फाड़ डालना, ये सब कॉमन है। ये सब होना ही मांगता है। माटी के अंदर जाना, पूरा मिट्टी वाला हो जाना, लेकिन मम्मियां क्या करती हैं? फिर से तुझे नहलाना पड़ेगा, मिट्टी के अंदर जाने ही नहीं देती हैं। और आगे जाते उस बच्चे, वो बच्चा मिट्टी को सहन ही नहीं कर पाता है और डस्ट एलर्जी होने लगता है। सो मिट्टी के अंदर ही पैदा हुए व्यक्ति को मिट्टी से एलर्जी हो जाना, इट इज कॉमन और अनकॉमन। ह्यूमंस कहां पैदा हुए? जंगल के अंदर, मिट्टी के अंदर, और वहां भी उसको मिट्टी से डस्ट आता है ना, तो मुझे बहुत छींकें आते लगती हैं। इट इज कॉमन और अनकॉमन। मालूम चल रहा है? मेरे को है ना, मैं टमाटर खाता हूं ना तो पूरे शरीर के ऊपर इतने इतने से ऐसा हो जाता है। अब जो पहले से ही हजारों साल से वेजिटेबल ही खाते आ रहे हो, जिनका खाना ही पेड़ पौधों में से हो, उनको अगर टमाटर से एलर्जी होने लगे, मतलब इट इज कॉमन और अनकॉमन। मालूम चल रहा है? परसीव, टू नोटिस और रियलाइज समथिंग। हमें क्या करना है? रियलाइज करना है, हमें नोटिस करना है। मरीज के साथ तो सिर्फ बातचीत करनी है, हमें नहीं करना है तुम मुझे मेंटल सिम्टम दो, नहीं। हमें रियलाइज करना है कि ये अब मेंटल दे रहे हैं। हमें रियलाइज करना है कि इट इज अनकॉमन। हमें रियलाइज करना है कि इट इज डिजायर। हमें रियलाइज करना है कि इट इज वेरी पिक्यूलियर। हमें रियलाइज करना है कि इट इज थर्मल। वो रियलाइज कौन करेगा? फिजिशियन हिमसेल्फ। और हमें रियलाइज करना है कि इट इज कॉमन और इट इज अनकॉमन। और इसीलिए हमें सब नॉलेज होने चाहिए जो एपोरिज्म नंबर 3, 4, 5, 6 के अंदर दिए गए हैं। और इसीलिए हमने पहले वो एपोरिज्म ले लिए। अगर नहीं आपको मालूम है तो फिर से वहां जाके देखिए। क्लियर? मॉर्बिड, शोइंग इंटरेस्ट इन अनप्लेजेंट थिंग, फॉर एग्जाम्पल डिसीज एंड डेथ। क्लियर? इसमें कुछ समझाने जैसा है?
symptoms, a change in your body, that is sign of illness and it is known as symptom. और हमें दो प्रकार के सिम्टम मिलते हैं, डेविएशन, डिस्पोजिशन। और डेविएशन के सिम्टम भी हम क्यों लेते हैं? वो तो बर्थ से है ना। डॉक्टर साहब मुझे पहले से ही ठंडी सहन नहीं होती है, बिल्कुल मैं ठंड बर्दाश्त नहीं कर पाता हूं। लेकिन हमें क्या देखना है? मैनकाइंड के सामने उसको रख के देखना है कि जिसको ठंड, गर्मी, बारिश सब कुछ बर्दाश्त करना चाहिए, वो अगर ठंड बर्दाश्त नहीं कर सकता है, मतलब इट इज इनहेरिटेड मायाज्मेटिक सिम्टम। मालूम चल रहा है? मायाज्म में इसका बहुत डिस्कशन करेंगे। तो ये क्या है? सिम्टम इज फ्रॉम डिस्पोजिशन बट इट इज पिक्यूलियर। मालूम चल रहा है? डॉक्टर साहब मुझे है ना पहले से ही स्वीट बहुत पसंद है, इतना पसंद है कि मैं हर रोज अगर खाने के बाद कुछ ना मिले ना तो मैं 2 ऐसे चीनी का डब्बा खोलता हूं, चीनी लेके खा लेता हूं। पहले से ही, बचपन से ही मुझे याद है, तब से ऐसा कर रहा हूं। डिसीज तो मुझे 2 साल पहले ही हुआ है। सो इट इज सिम्टम फ्रॉम डिस्पोजिशन बट इट इज कॉमन और अनकॉमन। मालूम चल रहा है? इट इज अनकॉमन। डॉक्टर साहब ये जुकाम हुआ ना, तब से मुझे खट्टा खाने का बहुत मन कर रहा है और मैं खट्टा खा रहा हूं। सो इट इज डेविएशन बट इट इज कॉमन और अनकॉमन। अनकॉमन। सो चाहे सिम्टम फ्रॉम डेविएशन हो, चाहे सिम्टम फ्रॉम डिस्पोजिशन हो, लेकिन हमारे लिए कौन से सिम्टम इंपॉर्टेंट हैं? अनकॉमन। मालूम चल रहा है? अब हम क्यों बार बार चिली, हॉट, थर्स्टी, थर्स्टलेस, डिजायर, एवर्जन, स्लीप पोजीशन, इन सब चीजों के ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं? क्यों साइड अफिनिटी बहुत ज्यादा लेते हैं? क्योंकि हमें उतना ही आता है। रेमेडी, something that makes you better when you are ill or in pain, it known as remedy. Remedy can be material, can be immaterial. मालूम चल रहा है? Remedy can be in potentized form, can be in crude form. Remedy can be counseling. Remedy can be talking. Remedy can be some challenges. Remedy can be realization of thought. रेमेडी कैन बी रियलाइजेशन ऑफ डेल्यूजन। वो सब रेमेडी है। सो यहां पे हनीमैन जिस एस्पेक्ट की बात करते हैं वो एनर्जी एस्पेक्ट है। क्लियर? टाइम बहुत हो रहा है। टोटालिटी, द क्वालिटी और स्टेट ऑफ बीइंग होल, कंप्लीट और टोटल, द वॉल नंबर और वॉल अमाउंट। यहां पे अपने को वॉल नंबर नहीं चाहिए, वॉल अमाउंट ऑफ सिम्टम विच रिप्रेजेंट दैट डिसीज इन द पेशेंट। ऐसे सिम्टमों का समूह जो पेशेंट के अंदर जो डिसीज है, और यहां पे डिसीज का मतलब क्या है? जो अनकॉमन है, जो अननेचुरल है, उसको रिप्रेजेंट करता हो। वो 3 सिम्टम भी हो सकते हैं, 4 भी हो, 5 भी हो, 50 भी हो, 75 भी हो। और हम क्या करते हैं? मोस्ट अनकॉमन, मोस्ट पिक्यूलियर 4-5 सिम्टम को पकड़ते हैं जो पेशेंट के पूरे डिसीज को रिप्रेजेंट करते हैं। अगेन डिसीज का मतलब डायबिटीज, कैंसर, कोराइजा, वायरल या ट्यूबरकुलोसिस या ऐसा कुछ नहीं है। डिसीज का मतलब है व्हाट इज अबनॉर्मल और अननेचुरल और अनकॉमन। इस चीज को दिमाग के अंदर फिट होना चाहिए। ये होम्योपैथी के कॉन्सेप्ट्स हैं। ये समझ गए मतलब होम्योपैथी के वे के ऊपर चले गए। फिर जर्नी आपकी है। हनीमैन हमारी इस पोस्ट के द्वारा आपको यही कह रहे हैं, बेटा कॉमन अनकॉमन करो, कॉमन अनकॉमन करो, कॉमन अनकॉमन करो। कंटेम्प्ट, द फीलिंग दैट समबडी समथिंग डज नॉट डिजर्व एनी रिस्पेक्ट और इट विदाउट वैल्यू। क्लियर? इसमें कुछ समझाने जैसा है। Inflicted, to force somebody to have something unpleasant or something that he she does not want. अब ये सब क्यों लिखा है हनीमैन ने? हमें मरीज को ऐसा नहीं करना चाहिए कि अरे इनको तो अवेयरनेस नहीं है, ये तो होम्योपैथी के लायक ही नहीं है, इस तरीके से नहीं। ऐसी चीजें हमारे दिमाग में नहीं आनी चाहिए। हमें इस तरीके से नहीं करना है। ख्याल आता है? इन्फ्लिक्टेड, टू फोर्स समबडी टू हैव समथिंग अनप्लेजेंट।
उसके लिए जो अच्छा नहीं है वो हमें नहीं करना है। जो क्रूड मेथड है ना, हनीमैन जिससे डिससेटिस्फाइड होके हनीमैन ने होम्योपैथी लिया, वो चीजें करने को यहां पे मना कर रहे हैं। रिप्रेंसिबल, मोरली रॉन्ग एंड डिजर्विंग क्रिटिसिज्म। तो हनीमैन बहुत क्रिटिसाइज कर रहे हैं उन इन्फ्लिक्टेड वे को, जो ऐसे वे हैं जो मरीज को अच्छा करने की रोग मुक्त करने की जगह रोग युक्त करते हैं, नॉर्मल और कॉमन बनाने की जगह अनकॉमन करते जाते हैं। उन सब के लिए हनीमैन ने यहां पे किया है, क्रिटिसिज्म के लिए लिखा है। और यहां पे हनीमैन मोरालिटी की बात करते हैं। इसके ऊपर पूरा व्याख्यान लेंगे हम। लेकिन मोरल मतलब क्या? यस, हनीमैन ने कहा था ना, फिजिशियन कैसा होना चाहिए? इंटेलिजेंट होना चाहिए। सो वो मोरल के वैल्यू के ऊपर भी इंटेलिजेंट होना चाहिए। सिर्फ मनी के ऊपर इंटेलिजेंट नहीं होना चाहिए, सिर्फ इंफॉर्मेशन के ऊपर इंटेलिजेंट नहीं होना चाहिए, उसको सच्चे और सही और गलत का परख होना चाहिए। क्लियर? कंटेम्प्ट, द फीलिंग, हमने बात कर ली, द फीलिंग दैट समबडी समथिंग डज नॉट डिजर्व एनी रिस्पेक्ट और वैल्यू। एंटागोनिस्टिक, showing or feeling active opposition or hostily toward someone or something। यहां पे हनीमैन कहते हैं उससे विरुद्ध, बिल्कुल विरुद्ध वाली चीजें करते हैं। यहां पे सप्रेशन की बात कर रहे हैं हनीमैन। क्या कह रहे हैं कि उसको कब्ज हुआ है तो ऐसी दवाई देते हैं जिससे उसको डायरिया हो जाए। सो वो सिर्फ कब्ज के ऊपर ही फोकस करते हैं, टोटालिटी के ऊपर फोकस नहीं करते हैं, और उससे विरुद्ध प्रकृति का दवाई देते हैं। उससे क्योर होगा? क्वेश्चन मार्क। क्लियर? एनांटियोपैथिक, द ट्रीटमेंट ऑफ डिसीज बाय ऑपोजिट्स। मालूम हुआ? रिनेंडरेड, मेल्टेड इन ऑर्डर टू सेपरेट आउट द इम्प्योरिटीज। हनीमैन क्या कहते हैं? हमें क्या करना है? इंप्योरिटीज को सेपरेट कर देना है। किन किन वैल्यूज के ऊपर? मोरल्स के ऊपर इंप्योरिटी को सेपरेट करना है कि हमारे अंदर करप्ट मोरल्स ना आ जाएं, और डिसीज के ऊपर कॉमन अनकॉमन, कॉमन अनकॉमन। व्हाट इज इम्प्योर इज अनकॉमन, और उस अनकॉमन का जो पोर्ट्रेट है उसको क्या कहा जाता है? टोटालिटी। क्लियर? बार बार वही बात कह रहे हैं हनीमैन। सिम्टम लीजिए, कॉमन अनकॉमन कीजिए, टोटालिटी बनाइए, सिमिलिमम दीजिए, बात खत्म। होम्योपैथी इतना ही है। पता नहीं हम लोग उसको क्यों बहुत कॉम्प्लिकेटेड बनाए जा रहे हैं। और छला हमारी बात, मैं बस एक बच्चा हूं जो कभी बड़ा ही नहीं हुआ। मैं अभी भी कैसे, क्यों वाले सवाल पूछता रहता हूं। कभी कभार मुझे जवाब मिलता है, और जितने जवाब मुझे मिले उतने जवाब हमने आप तक पहुंचाए हैं। आप भी प्रश्न कीजिए, और प्रश्न करेंगे तो आपको भी जवाब मिलेंगे। अगर आपके पास जवाब हैं तो हमें प्लीज जवाब दीजिए, हम आपके शुक्रगुजार रहेंगे। तो ये था पूरा एपोरिज्म नंबर 6 का प्रायोगिक अनुसंधान, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। और इस तरीके से हमें आगे बढ़ना है और होम्योपैथी सीखना है, तब जाके घर घर होम्योपैथी, हर घर होम्योपैथी। जय होम्योपैथी।